नमस्कार दोस्तों। महत्वपूर्ण साक्षात्कारों के क्रम में आज प्रस्तुत है युवा लेखक श्री सौरभ शर्मा जी से साक्षात्कार। श्री सौरभ शर्मा जी मूलतः उपन्यासकार हैं। वे कहानियाँ लिखते हैं। उनके 2 उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं, क्योटो टू काशी और अजंता की राजकुमारी। मृदुल स्वभाव के श्री सौरभ शर्मा अपने स्वभाव और लेखन के कारण युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। उनकी प्रेरणा से बहुत से युवाओं ने लेखन शुरू किया है। आज हम सौरभ जी से यह जानना चाहते हैं कि उन्होंने जो 2 उपन्यास लिखे हैं, उनकी पृष्ठभूमि क्या है, उनका कथानक क्या है, उनका परिवेश क्या है। तो सौरभ जी, आपका यदा कदा में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप अपनी कृतियों के बारे में ही बताएं। नमस्कार केवल भैया। यदा कदा चैनल बहुत ही जो है अच्छा चैनल है। मैं लगातार इसे देख रहा हूँ और समृद्ध भी हो रहा हूँ। धन्यवाद। तो मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि आप लगातार किताबों के बारे में चर्चा करते रहते हैं और कुछ नए इंसाइट्स मुझे मिलते हैं। जहाँ तक मेरी 2 कृतियाँ हैं, कुछ कोशिश की है मैंने। मुझको ये लगता है कि जो हमारा जो इतिहास है और जो हमारी परंपराएं हैं, उनका सातत्य हमारे वर्तमान जीवन में भी होना चाहिए। जो अच्छी चीज़ें, देखिए भारत के बारे में जो है इकबाल ने कहा है कि कुछ बात है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी। उन्होंने कहा है भाई यूनान खत्म हो गया, रोमन नष्ट हो गया, लेकिन हम नष्ट नहीं हुए, क्योंकि हमने अपने हेरिटेज को संभाल के रखा, अपने इतिहास को संभाल के रखा। तो मुझे लगता है कि इतिहास को जब हम अपने साथ संभाल के रखते हैं, सहेज के रखते हैं, तो उसको उसी तरीके से हमको संभालना चाहिए। जैसे ट्रांसलेशन के बारे में कहते हैं कि ट्रांसलेशन इस तरीके से होना चाहिए कि जैसा भाव है वो वैसा ही प्रस्तुत हो, कि जैसे सुगंध, थोड़ी सी भी सुगंध उड़नी नहीं चाहिए। तो काशी और क्योटो टू काशी जो मेरा नावल था, उसी समय भारत सरकार काशी शहर को क्योटो की तरह बनाने का एक प्लान बना रही थी। तो मुझे लगा कि जो काशी शहर है उसको वाकई जो है काफ़ी पुराना शहर है, काफ़ी समस्याएं हैं इसमें। जैसे मैं विश्वनाथ मंदिर गया था सावन सोमवार के दिन, तो इतनी भीड़ थी, इतनी रश थी कि मुझे बड़ा सफोकेशन हुआ। तो मुझे लगा कि यार ऐसे समय में वाकई अगर मैं जाऊं तो कुछ दुर्घटना भी हो सकती है। और वाकई एक भारत का एक सांस्कृतिक केंद्र है। अगर एक तरीके से हम सांस्कृतिक राजधानी भारत की माने तो वो वाराणसी ही है। तो मुझे लगा कि इस शहर को वाकई सहेजना चाहिए, संवर्धन करना चाहिए। तो जब हमारे प्राइम मिनिस्टर एक नया प्रोजेक्ट लेके आए, क्योटो टू काशी, मतलब क्योटो करना है काशी को। जैसे क्योटो एक पुराना धार्मिक शहर था, तो जापान ने उसको बदल दिया। तो काशी का भी इसी तरीके का प्लान था। लेकिन मुझे लगा कि जब आप एक पुराने शहर को बदलते हैं, उसको नयापन देते हैं, तो स्वाभाविक तौर से जो उसकी पुरातनता है वो भी उसमें जिंदा रहनी चाहिए। कि जब मैं काशी जाऊं तो मुझे ये एहसास ना हो कि ये एक बिल्कुल एक मैं नए शहर में आ गया, मेरा पुराना काशी तो रहा ही नहीं। तो उसकी काशी की पुरातनता जिंदा रहते हुए भी वो किस तरीके से नया हो सके। तो इस बहाने मैंने ये एक नॉवेल सोचा कि भाई कुछ कैरेक्टर्स लिए जो अपने शहर को प्रेम करते हों और उनकी निजी जिंदगी में भी जो उथल पुथल हुई। जब आप एक समृद्ध शहर में रहते हैं जिसकी एक संस्कृति समृद्ध होती है, तो उस नॉवेल के बहाने मैंने जो एक बनारस शहर में, हम बनारस में रहे नहीं लेकिन एक अनुभव करते हैं कि भाई एक सांस्कृतिक शहर किस तरीके से होता है, तो उस तरीके का मैंने एक अनुभव रचा और उससे क्योटो टू काशी का संसार रचा। और उसमें मैंने कुछ अपने कलाकार, जो मेरे जो चरित्र थे, उनके माध्यम से ये भी बताया कि इस तरीके का प्रोजेक्ट होना चाहिए कि जैसे एक जो है शेरनी शावक को अपने मुंह में रखती है ना, बिना दांतों में दबाए हुए,
तो उस तरीके से सहेजते हुए वो काम करना चाहिए। इस तरीके का वो एक नावल था। दूसरा नावल मैंने अजंता की राजकुमारी लिखा। अजंता देखिए भारत का पहला वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और वहाँ की पेंटिंग्स में आपको पूरा गुप्त काल का समय, जो वाकाटकों का समय है, वो पूरा का पूरा मिलेगा। तो मुझे लगा कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जो 700-800 साल तक चला है और वाकाटक काल में तो अपने शीर्ष पे था। तो ये उसी तरीके का प्रोजेक्ट होगा जैसे एक ताजमहल का प्रोजेक्ट होता है ना। वो 400 साल पुरानी इमारत है, लेकिन हम उसके बारे में इतनी बातें करते हैं कि भाई उसका इस तरीके से निर्माण हुआ होगा, लाखों मजदूरों के जो है उँगलियां कटा दी गई होंगी। लेकिन अजंता का निर्माण कैसे हुआ होगा, किन लोगों ने कल्पना की होगी, कौन इसका चित्रकार रहा होगा, जो मरणासन्न राजकुमारी का जो चित्र है, मुझे लगा ये कैरेक्टर्स ही हैं जिनको डिस्प्ले किया गया है। तो एक तरीके से मैंने वो पूरा वाकाटक काल के एक थीम को लेके अजंता की राजकुमारी रचा है, एक कहानी है उसमें, तो एक फिक्शन के माध्यम से, लेकिन वो जो एक समय है उसको दर्ज करने की कोशिश मैंने की है। अच्छा, ये दोनों आपकी जो कृतियां हैं, हाँ, इसमें इतिहास और संस्कृति उपस्थित है, हाँ। तो ये केवल संयोग मात्र है या ये आपके प्रिय विषय हैं? जी। और क्या आप अपनी कृतियों में सउद्देश्य इन विषयों को लेकर के आते हैं? इतिहास और संस्कृति मेरा मतलब प्रिय विषय है, और जहाँ तक मुझे ये लगता है कि हर व्यक्ति के भीतर एक जिज्ञासा हुई होती है कि वो कहाँ से आया है। आज के उसके समय को लेके जिज्ञासा होती है, तो पुराने समय को लेके भी जिज्ञासा होती है कि किस तरीके से हम शनै-शनै आगे बढ़ें। हम अपने ही जीवन में देखते हैं ना कि हम अपने पास्ट के प्रति कितना नॉस्टैल्जिक होते हैं कि जब हम बच्चे थे, हमेशा चर्चा में हमारे स्कूल के दिन होते हैं। तो हम अपने पुरखों को भी तो याद करते हैं कि किस तरीके से हमारे पुरखे रहे होंगे, उन्होंने किस तरीके से शहर बनाए होंगे। जो अभिज्ञान शाकुंतलम है हमारा, इतना समृद्ध साहित्य है, तो वो इतना सुंदर है, तो एक स्वाभाविक रूप से मन में आता है कि गुप्त काल कितना सुंदर रहा होगा। या जब हम सांची का स्तूप देखते हैं और उसके चारों ओर की रेलिंग्स देखते हैं, जब हम शाल भंजिकाओं को देखते हैं, तो स्वतः ही हमारे अंदर जो है एक कला बोध पैदा होता है। तो इतिहास एक तरीके से, जैसे कि आपने बताया ना कि संस्कृति को अपने साथ लेके आता है, कि जब मैं अजंता को देखता हूँ या वाकाटक इतिहास देखता हूँ, तो केवल मैं राजाओं को ही नहीं देखता, मैं उसके साथ कालिदास को देखता हूँ, उसके साथ मैं वाघभट्ट का भी समय देखता हूँ, उसके साथ मैं वो मेहरौली की लौह स्तंभ को भी देखता हूँ, या उस जमाने में जो वराह मिहिर ने जो काम किया, या आप देखिए कि गणित का भी जो मतलब अपने चरम पे जो पहुंचा। तो आज का जो हमारा जो वर्तमान है, आज जो हमारे रॉकेट जो हम चांद पे पहुंचे, उसके पीछे वो एक जीरो है जो हमको कहीं दूसरी शताब्दी में भीटा में मिला है, जिसका पहली बार जिक्र आज की जो हमारी पेंटिंग्स है उसका प्रभाव अजंता में भी दिखता है। तो ये एक जो दिलचस्प मनुष्य है, या जो एक मनुष्य है जो जिंदा है जिसको कह सकते हैं, जिसके भीतर जीवन है, उसके भीतर उत्सुकता है, और अगर वो उत्सुकता है तो जिसको हम फाइन आर्ट्स कहते हैं, आर्ट्स जो है ये आर्ट है जो उसकी बारीकियों को पकड़ता है। इसलिए मुझे इतिहास और संस्कृति बहुत अच्छा लगता है, इसलिए बार बार मैं उसकी शरण में जाता हूँ। जी। ये जो दौर है, इस जी। दौर में ये आम चिंता है कि समाज में मूल्यों का ह्रास जो है वो बहुत तेजी से हो रहा है। जी। तो आप मूल्यों को बचाए रखने के लिए किस तरह के उपाय सुझाते हैं? आपको क्या क्या लगता है कि मूल्यों को कैसे बचाया जा सकता है? देखिए, मुझे ये लगता है कि इसमें थोड़ा विरोधाभास भी मैं समझता हूँ, क्योंकि देखिए अभी जब हम बैठे हैं, इसी समय लाखों लोग कुंभ में स्नान भी कर रहे हैं। वो अपने मूल्यों को लेके इलाहाबाद में पहुँचे हुए हैं, और यहीं पे ऐसा भी समय है कि जो हमारा मोबाइल है, जो हम लगातार रील्स देख रहे हैं, बहुत सा अश्लील, और जो कहते हैं जिसको हम शालीन अभिव्यक्ति के रूप में नहीं देखते हैं, वो भी एक तरीके से हमारे संचार माध्यमों में तैर रहा है। तो मुझे ये लगता है कि हर समय में किसी न किसी तरीके से इस तरीके का विचलन ज़रूर रहा होगा
लेकिन आज के समय में संचार माध्यमों ने इस विचलन को बहुत तेजी से बढ़ा दिया है, क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा समय मोबाइल में जाता है। और स्वाभाविक रूप से जो हमारी प्रवृत्ति है कि जैसे गालिब ने कहा है ना कि माँ मुझे रोके है कि खींचे है मुझे कुफ, काबा मेरे आगे है कलीसा मेरे पीछे, ऐसा कुछ मतलब कि भाई ईमान तो मुझे रोकता है, लेकिन तो हमेशा ये होता है कि हमारे अंदर एक अच्छे संस्कार भी होते हैं, एक बुरे संस्कार भी होते हैं। जैसे कि बर्नार्ड शॉ हमेशा कहते थे कि मेरे दिमाग के भीतर दो कुत्ते हमेशा लड़ाई करते रहते हैं। तो ये प्रश्न होता है कि जीतता कौन है, तो जिसको मैं फीड देता हूँ, अगर मैं बुरे विचारों को फीड दूंगा तो ये असल में हमारी नई पीढ़ी से ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी हमारी पिछली पीढ़ी की है कि वो अपने बच्चों को किस तरीके से ट्रेन कर रहे हैं, किस तरीके से उन्हें संस्कार दे रहे हैं, उनको यदा कदा देखने के लिए वो ट्रेन कर रहे हैं, या किसी ऐसे चैनल में जिसमें एक वाहियात कॉमेडी शो हो रहा है। मतलब आप अपने समय को जितना एप्रोप्रिएट उपयोग करेंगे, जितना अच्छा उपयोग करेंगे, आपके बच्चों का संस्कार बनेगा, और ये नैतिक मूल्यों का बहुत ज़्यादा संबंध हमारे जीवन से है। एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आज मैंने एक घटना पढ़ी कि झारखंड की एक महिला पीसीएस ऑफिसर ने सुसाइड कर लिया। तो उसकी परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगे थे, तीनों भाई बहनों ने आत्महत्या कर ली। 2003 में वो नैतिक मूल्यों से विचलित हुए, 2025 में उनको परिणाम भुगतना पड़ा। तो हमको लगातार ये देखना चाहिए कि नैतिक मूल्यों से अगर हम विचलित होते हैं तो इसका केवल हमारी आत्मा पे ही वो नहीं पड़ता है कि हम मतलब थोड़ा सा दुखी नहीं होते, जबकि हमारे ये फिजिकल लाइफ को भी उतना ही डैमेज करता है कि वो हमारी भौतिक विलासिता के भी जाने का संकट रहता है। तो हमको इसको इस तरीके से भी देखना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि हम लगातार शुभ मूल्यों को अपनाएं अपने जीवन में। सौरभ जी, आपने लिखना कब कब शुरू किया? आपको लिखने की प्रेरणा कैसे मिली? हाँ जी, बचपन में मैंने एक बार क्लास 6 में था मैं, तो मैंने रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की जीवनी में लिखा था कि 11वीं क्लास में, मतलब 6वीं में थे जब वो, या 11 साल के थे, तो एक कविता लिखी। तो उस समय मेरे भी विचार में आया कि यार मैं भी अभी 11 साल का ही हूँ, तो कुछ लिखना चाहिए। तो एक कविता उस समय मैंने लिखी थी, बड़ी कमज़ोर किस्म की कविता थी। तो मेरे मन में ये विचार आया कि कवि नहीं बन पाऊंगा, लेकिन एक लिखने का जो एक वो रहता है ना कि भाई एक अभिव्यक्ति का एक जो वो है, तो मुझे लगता है कि पहला उस समय हुआ। फिर उसके बाद मुझे लगा कि कुछ कहानियाँ मेरे दिमाग में आई, तो उन कहानियों को लिखना शुरू किया। तो इस तरीके से कहानी लिखने, मतलब जब मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ, जब मैं दंतेवाड़ा में आया, वहाँ नौकरी शुरू की, तो थोड़ा समय मिलता था, तो मुझे लगा कि कुछ जो मेरे भीतर की जो अभिव्यक्ति है उसे मुझे जो है इसको स्वरूप देना चाहिए, और इस तरीके से लिखना शुरू तो किया। आप दंतेवाड़ा रहे, हम लोग ये भी जानते हैं कि आप राजानंदगांव में भी रहे, जी आप दुर्ग में भी रहे। तो आपने स्थान स्थान पर प्रवास किया, निवास किया। जी तो इन सब का असर भी आपके लेखन में दिखता है क्या, आता है क्या? बिल्कुल, जब मैं दंतेवाड़ा गया तो मैंने देखा वहाँ की जनजातीय संस्कृति बहुत ही समृद्ध संस्कृति थी। जिस घर में मैं रहता था, सुबह-सुबह का समय था, मैं बालकनी में बैठा होता था, और जो महिलाएँ जाती थी, मज़दूरी मज़दूरी के लिए जाती थी, और वो अपने लोकगीत गाती हुई जाती थी। बहुत मुस्कुराते हुए जाती थी, बातचीत करते हुए जाती थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मैं जाता था, जब हाट बाज़ार में जाता था, तो एक सहज संवाद मैं देखता था। तो मुझे ये फ़ील होता था कि ये एक अलग तरीके की दुनिया है। और इसी बीच एक बार मेरा सुकमा जाना हुआ, तो वहाँ पे कुछ समय मिला, मैं एक लाइब्रेरी में बैठा था। तो वहाँ मैंने वेरियर एल्विन की पुस्तक पढ़ी, मोरिया एंड देयर घोटुल्स। और तब मैंने देखा कि जो घोटुल के भीतर का जो एक जीवंत वातावरण उन्होंने दिया, उन्होंने तो रेटिंग की कि रेमावंड का घोटुल इस तरीके का है। तो मुझे लगा ये संस्कृति बड़ी ही समृद्ध है। फिर वहाँ माओवाद का संकट था। कभी-कभी सुबह जाता तो देखता कि कुछ लाशें आई हैं, बहुत यंग महिलाएँ, मतलब 20-21 साल की लड़कियाँ, वो उनके श्रृंगार के समान होते थे। कुछ पुलिस के ऑफिसर जवान भी मृत रहते थे। तो एक बड़ा एक दुखद दृश्य होता था कि एक बड़ी सुंदर जगह थी और आज वो नरक बन गई है।
तो जीवन जिस तरीके से बदलता है, फिर राजनांदगांव आया, वहाँ जिस जगह मैं रहता था उससे थोड़ी ही दूर वो जगह थी जहाँ मुक्ति बोध रहते थे। तो वहाँ पे मुक्ति बोध का घर था, वहाँ पे मैं जाता था गार्डन में, तो मैं रोज मुक्ति बोध की एक कविता पढ़ता था कि मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाक्य में महाकाव्य की पीड़ा है। मुझे प्रत्येक स्मित में विमल सदा नीरा है, इसी तरीके का कुछ। तो हमेशा एक महसूस होता था कि देखिए छत्तीसगढ़ हमारा इतना समृद्ध है और हमको एक नौकरी मिली है, तो हमारा एक सौभाग्य है कि इतने विलक्षण लोग हमारे यहाँ रहे, हम उनकी जगह को देख पाए हैं। तो इस तरीके से जब आप देशाटन करते हैं या जहाँ आप कहीं भी घूमते हैं, तो हर जगह अगर आपकी दृष्टि है, मैं का पढ़ा था कि देखने की मृदुता यह एक भाववादी बंधन है। दुनिया आंखें खोलकर एक सजग किस्म की उत्सुक दृष्टि से आपको देखती है। मतलब देखना बहुत अहम है। अगर आप देखेंगे, देखने का भाव आपके भीतर है, तो दुनिया आपके सामने एक अजीब उत्सुकता से खुल जाती है, मुझे ये लगता है। और वही आपकी कहानियां बनती है, वही जो हम कुछ बातचीत में कह पाते हैं, कहने का साहस दिखा पाते हैं, वो उसी से आता है। सौरभ जी, युवा लेखक लिखते हैं, बहुत अच्छा लिख लेते हैं, लेकिन जब वो लिख लेते हैं तो तरह तरह की चुनौतियां आती है, और ये चुनौतियां विशेष रूप से प्रकाशन को लेकर के आती है। जी तो आपको किस तरह के अनुभव हुए? जी क्या आपके लिए ये सब इतना आसान था? और प्रकाशन के बाद जी जो पाठक वर्ग में तो पहुंचना और लेखकों के बीच में स्वीकृति हासिल करना, ये सब कितना चुनौतीपूर्ण रहा आपके लिए? देखिए, ये तो बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि अगर आप एक एस्टेब्लिश राइटर नहीं हैं, तो आपके सामने एक चुनौती होती है कि सबसे पहले तो कि लिखा बहुत जाता है, तो जो बड़े प्रकाशक होते हैं उनके पास में चीज़ें बहुत सारी आती हैं, तो वो समय बहुत लेते हैं। कई बार तो 1 साल, 1.5 साल तक जवाब नहीं आते, तो आपको एक धैर्य रखना होता है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप जो छोटे-छोटे प्रकाशक जो आपकी तरह ही कोशिश कर रहे हैं, जैसे मैंने फ्लाई ड्रीम्स पब्लिकेशन उनको भेजी अपनी रचना, तो उनको पसंद आई और उन्होंने उस पे काफ़ी काम भी किया, कुछ सजेशन भी मुझे दिए। तो मुझे ये लगता है कि जो आपकी तरह ही जिस तरीके से आप लेखन के क्षेत्र में धीरे-धीरे जो है काम कर रहे हैं, तो जो लोग इस तरीके के प्रकाशन हैं, जो नवोदित लेखकों को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो बड़े लेखक हैं, जो जिनका जो है वो उनके प्रकाशक जो उनको छापते हैं, लेकिन आपके लिए भी एक प्रकाशक वर्ग है। और अगर आपको लगता है कि आप अच्छा लिखते हैं या आपने कुछ अच्छा लिखा है, तो बिल्कुल आपको ज़रूर एक अच्छा प्रकाशक मिलेगा, यद्यपि संघर्ष तो उसमें करना पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि साहित्य में खेमीबाजी भी बहुत होती है, तो क्या इसका कोई असर नए लेखकों पर पड़ता है? क्या उनकी लेखन प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा होती है? क्या किसी प्रकार का दबाव उनके वो अपने लेखन में महसूस करते हैं? देखिए, हर जगह थोड़ा तो होता है कि अगर जैसे आप फ़िल्मों में कहते हैं ना कि जब हम फ़िल्मों में कहते हैं कि इनका कोई गॉडफ़ादर नहीं था और ये इसी तरीके से आगे बढ़ गए, उसी तरीके से अगर आपके बड़े लेखकों के साथ संपर्क हैं या आप जो लेखन से जुड़े लोग हैं, अगर आप उनसे उनके साथ उठना-बैठना है, तो ये आपके लिए हमेशा फ़ायदेमंद होता है। लेकिन इसके बावजूद मुझको लगता है कि जो अच्छे लेखक होते हैं वो अपनी जगह बना लेते हैं। जैसे ग्रीशम का लॉ शायद हमने पढ़ा है ना कि वही खोटा सिक्का मार्केट से बाहर हो जाता है और अच्छा सिक्का अपनी जगह बना लेता है। तो एक कष्टसाध्य प्रक्रिया ज़रूर होती है, लेकिन मुझे ये लगता है कि अल्टीमेटली एक खरा व्यक्ति ही जो है मार्केट में टिक सकता है। और जो दूसरे तरीके के जो दोयम दर्जे के लोग होते हैं, वो भले ही वो एक एस्टेब्लिश हो जाएँ, लेकिन उनकी पहचान उसी तरीके से दोयम दर्जे की होती है। यद्यपि साहित्य में खेमेबाजी है और ऐसा बड़े-बड़े लेखक भी करते हैं, और ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि लेखकों से हम सब सीखते हैं। सौरभ जी, साहित्य जो है वो तो हम सब मानते ही हैं, जानते ही हैं कि विचार से ही उपजता है, लेकिन जो विचारधारा का साहित्य होता है, उसे आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जब एक हम विचारधारा में बंध जाते हैं, तो हम हमेशा अ,
एक तरीके का प्रचार सा करने लगते हैं कि जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताऊं कि सुमित्रा नंदन पंत अपने पीक पे थे, एक जमाने पे छायावाद के कवि थे, लेकिन उसी समय एक आंदोलन शुरू हुआ जिसको प्रगतिवादी आंदोलन कहते हैं। अब प्रगतिवादी आंदोलन में ये कहा गया भाई कि लेखन वही है मार्क्सिज्म के प्रभाव में कि जो मजदूर पे लिखा जाए या जो गांव पे लिखा जाए। फिर उन्होंने ग्रामशी लिखी, लेकिन ग्रामशी वो सब तक पॉपुलर नहीं हुई क्योंकि वो बेसिकली जो है सुमित्रा नंदन पंत की पहचान नहीं थी, है ना। तो जैसा कि मतलब शायद पंत नहीं लिखा है ना कि वियोगी होगा पहला कवि आह से निकला होगा गान। तो जो आह से निकलता है जो गान वही असल साहित्य होता है। तो अगर आप विचारधारा से प्रेरित साहित्य लिखते हैं, अगर आपकी वो निजी विचारधारा ना हो या अगर उस विचारधारा में दोष हो, क्योंकि कोई भी विचारधारा ऐसी नहीं होती जो खराब है, लेकिन उसके प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, उसके दो पक्ष होते हैं, है ना। अगर आप उसके दूसरे पहलू को छोड़ देते हैं तो ये एक तरीके से साहित्य जो सहित भाव जिसको कहते हैं हम उसके साथ अन्याय करते हैं। तो मुझे लगता है सहित भाव होना चाहिए। आप किस तरह की कृतियां पढ़ना पसंद करते हैं? जी इन दिनों आप क्या पढ़ रहे हैं? आपके प्रिय लेखक कौन? जी, मुझे लगता है मतलब मैं जिस तरीके से कृतियां पढ़ना पसंद करता हूँ, थोड़ी सी लाइट कृतियां ज़्यादा पसंद करता हूँ। बहुत ज़्यादा गंभीर कृति मैं पसंद नहीं करता, या पसंद करता हूँ लेकिन उसको झेलने की भी आपके भीतर क्षमता होनी चाहिए। तो थोड़ा सा जो है नॉन फिक्शन मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ, विशेषकर मतलब जो ऑटोबायोग्राफी हैं, जैसे खुशवंशी मुझे बहुत पसंद हैं, निर्मल वर्मा बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे संस्कृत साहित्य में विशेष रूप से दिलचस्पी है, जैसे कालिदास हैं या भवभूति हैं। अभी अभी मैं भरथरी शतक पढ़ रहा हूँ, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक, मतलब एक ही व्यक्ति ने 3 शतक लिखे हैं और ये इतना सुंदर है कि मुझे लगा कि पता नहीं ये इतना मतलब हमारे बीच वो उस तरीके से जगह कैसे नहीं बना पाया। तो ये इस तरीके की कृतियां हैं, तो संस्कृत साहित्य जो है मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इसके अलावा देखिए बहुत सारी कृतियां, जैसे कि आपने बताया कि मतलब इतिहास में मुझे रुचि है, तो अभी मैं गोल्डन रोड मैंने पढ़ा। ये बेसिकली विलियम डेल रिम्पल की किताब है, भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं। तो मुझे लगता था कि कहते होंगे, लेकिन जब आप उस किताब को पढ़ेंगे तब वो आपको पता चलेगा कि कितने बड़े पैमाने पे रोमन ट्रेडिंग होती थी। या मैं अभी एक विक्रम संपत की पुस्तक वेटिंग फॉर द शिवा पढ़ रहा हूँ, उसमें पता चलता है हमको कि काशी विश्वनाथ जो हैं वो मतलब किस तरीके से पीढ़ियों से जो है हमारे ज़माने में मतलब हमारे इतिहास का हिस्सा रहे हैं। काशी किस तरीके से हमारी परंपरा का केंद्र रहे हैं। इसके अलावा नीरजा चौधरी की एक पुस्तक मैंने अभी हाल ही में पढ़ी, प्राइम मिनिस्टर्स के ऊपर, वो एक बहुत दिलचस्प किताब है। तो इस तरीके से अलग-अलग तरीके की किताब जब भी थोड़ा बहुत समय मिल पाता है, तो मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि एक रघुवंशम में मैंने बहुत, जब हम स्कूल में थे तो एक श्लोक पढ़ा था जिसमें कालिदास कहते हैं कि मैं एक छोटी-सी नाव लेके निकल गया हूँ और रघुवंश तो महासागर की तरह है, मैं उसको जो है देखना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है कि किताबों की दुनिया जो है एक बहुत विस्तृत दुनिया है और दुनिया भी बहुत विस्तृत है। ये जो है हमारे भीतर एक बहुत गहरी उत्सुकता होनी चाहिए उसको जानने के लिए, और इसके लिए हमारे पास, क्योंकि बहुत बड़ी दुनिया है, हमारे पास समय बहुत सीमित है, तो समय का बहुत बेहतर तरीके से प्रबंधन करें। हमारी संगति बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हम जितने अच्छे लोगों को सुनते हैं, हम उतने ही समृद्ध होते हैं। तो ये 2-3 बातें हैं जो मुझे लगता है कि युवा वर्ग अगर इसको फॉलो करे, और विशेषकर टेक्नोलॉजी के प्रति जो है लोगों का रुझान बहुत होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जीवन को बदल रहा है। अभी एक युवाल हरारी की पुस्तक आई है नेक्सस, उसको ज़रूर पढ़ें। उनकी जो पुरानी पुस्तकें हैं, वो भी पढ़नी चाहिए। तो इससे हमको पता चलता है कि हमारी दुनिया कितनी डेप्थ में है, कितनी विस्तृत है। और जैसे मैं बचपन की आपको एक बात बताता हूँ कि मुझको लगता था कि अभी चाचा चौधरी का सीरीज़ ख़त्म हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा? लेकिन अब ऐसा लगता है यार इतनी सारी किताबें हैं कि हम जीवन भर बोर नहीं होंगे।
तो अगर हमको जो है एक अच्छी लाइफ गुजारनी है, तो जिस तरीके से हम बम्बार्डिंग से बचने के लिए बंकर में घुस जाते हैं, उसी तरीके से हमको जीवन में एक बढ़िया शॉर्टकट, जैसे कुंभ पहुंचना है तो हम आजकल ट्रैफिक जाम है तो हम शॉर्टकट का सहारा लेते हैं, तो वैसी ज़िंदगी की जो मंजिल है, हमको शॉर्टकट में पहुंचना है, जल्दी पहुंचना है और लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो किताबों के सहारे उसको अगर हम प्राप्त करें तो ये अच्छा माध्यम हो सकता है। और अभी आज आपने हम लोगों को काफ़ी समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। आपने इतने अच्छे प्रश्न पूछे, मेरा मन आनंदित हो गया आपके लिए, और आपने आ, आ, जो शुरुआत में मेरी प्रशंसा की, मैं उसके लायक नहीं हूँ, लेकिन इसके बावजूद आपने इतना बड़प्पन दिखाया है, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। तो मित्रों, हमें उम्मीद है कि आज की ये बातचीत आपको अच्छी लगी होगी। आप इसी तरह बने रहें साथ, देखते रहें यदा कदा। नमस्कार। नमस्कार।